हेलो एस्पिरेंट। यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है चीज़ें वो कैसे क्या है और ये कैसे इवॉल्व हुआ। इसकी इवोल्यूशंस को देखेंगे, केसेस को पढ़ेंगे, हम समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखेंगे, जजमेंट क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उस पे पार्लियामेंट के क्या रिएक्शंस हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट के क्या रिएक्शंस हुए। इन रिएक्शंस को देखेंगे एक इवोल्यूशंस की तरह कि कैसे ये चीज़ें निकल के आई, क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो चलिए इसकी इमरजेंस को देखते हैं। बात आती है 1951 की, जब शंकरी प्रसाद का केस आता है सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी के लिए। किस चीज़ के लिए? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो कर्टेल करता है किसको? राइट टू प्रॉपर्टी। जी हाँ, क्या आप बता सकते हैं ये किस आर्टिकल में और किस पार्ट में अभी इसको डाला गया है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएं। तो यह राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल करने के लिए यहाँ पे चीज़ें होती हैं। इस केस में क्या बातें होती हैं वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है, रूल्ड करता है क्या कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस अंडर आर्टिकल 368। यही एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत चीज़ों को अमेंड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसी के अंतर्गत आते हैं। आल्सो इंक्लूड, यहाँ पे मेंशन कर देता है शंकरी प्रसाद केस में कि आल्सो इंक्लूड पावर टू अमेंड एफआर, फंडामेंटल राइट्स को भी आप अमेंड कर सकते हैं। और ये जो वर्ड लॉ यूज हुआ है आर्टिकल 13 में, यह केवल ऑर्डिनरी लॉ को इंक्लूड करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं करता है। यह किस केस में कहते हैं? शंकरी प्रसाद। तो आपको एस से शंकरी प्रसाद केस याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। इसका उपयोग करेंगे कहीं भी मेंस में तो अच्छे मार्क्स कलेक्ट करके जाएंगे आप। ये केस पहले सुनाता है कि जी हाँ, ये चीज़ें जो हैं 368 को राइट देता है कि ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं और अमेंड करने के साथ साथ जो आर्टिकल 13 है वो ब्रीच नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल ऑर्डिनरी लॉ बता देता है। इसके कारण कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है किसको? पार्लियामेंट को, और ये अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को भी। पहले ही ये बात सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। कितनी आसान शब्दों में ये बोलता है, लेकिन उसको अच्छे से अभी मालूम नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होके बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया था वो परिपूर्ण रूप से 50 में 26 जनवरी 1950 को परिपूर्ण रूप से लागू होता है और 29 नवंबर 1947 को ये चीज़ें इनेक्ट कर दी जाती हैं, लागू हो जाता है। लेकिन कुछ पार्ट उसके बचते हैं जो 50 में आते हैं। अब ये अपनी डेवलपमेंट का स्टेज था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जब केस आती है इस चीज़ की 67 में गोलकनाथ केस, अब देखिए गोलकनाथ केस जैसे आता है तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ बातें आभास होती हैं और पता चलती हैं कि क्या ये अपने केस को तुरंत रिवर्स कर देते हैं। यानी जो जजमेंट यहाँ पे सुनाए हैं शंकरी प्रसाद, यहाँ आके सीधे पलट जाते हैं। यानी पलटू राम यहाँ पे होना पड़ता है इनको। क्यों? क्योंकि ये जान जाते हैं कि हमने कुछ तो कुछ ऐसा बोल दिया जो एकदम सही नहीं था संविधान के लिए। अब देखते हैं आगे ये सब चीज़ें कि क्या ये बोलते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 विच इंसर्टेड सर्टेन स्टेट एक्ट। कुछ ऐसे स्टेट एक्ट्स यहाँ पे गोलकनाथ केस में ये करते हैं जो 9th शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं, कुछ ऐसे एक्ट स्टेट के। अब सुप्रीम कोर्ट क्या यहाँ पे रूल करता है कि फंडामेंटल राइट्स आर गिवन ट्रांसडेंटल एंड इम्यूटेबल, कि इसको ऐसी शक्ति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यह फंडामेंटल राइट्स ट्रांसडेंटल है और इम्यून लिया हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही, कि पार्लियामेंट इसको हटा नहीं सकता, एब्रीज नहीं कर सकता, इसको टेक अवे नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ें ये बोलता है। अब देखिए पार्लियामेंट ये सब सुनने के बाद तुरंत अपना रिएक्शन देता है, चुप नहीं होता है। ये जो लड़ाइयाँ हैं ये जुडिशरी की लड़ाइयाँ हैं और ये पार्लियामेंट की लड़ाइयाँ हैं। दोनों की जो लड़ाइयाँ हैं वो इतनी तगड़ी लड़ाइयाँ हैं कि कौन क्या कर सकता है ये
उस समय बहुत हद तक मतभेद था। अब तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट होती रहती हैं और ये होती रहेंगी। हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसी चीज़ें हैं ये कि पार्लियामेंट को एक लिमिट दिया गया है, उससे बाहर वो नहीं जा सकते। तो भैया अपने दायरे में रह के ही काम करिए आप, तो ही ये डेमोक्रेटिक सिस्टम बनी रहेगी, डेमोक्रेसी बनी रहेगी। अदरवाइज डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ पे टोटलिटेरियन हो जाएगा। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट यहाँ पे रिएक्ट करता है किस चीज़ को, जो यहाँ पे ये बोलते हैं इसको रिएक्ट करता है। तो पार्लियामेंट रिएक्टेड टू सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ के रूप में, 24th अमेंडमेंट तुरंत कर देता है 1971 में और पास करता है इस एक्ट को। और किसको अमेंड कर देता है, आर्टिकल 13 को और 368 को, जिसका लोचा आप लोग पहले सुने शंकरी प्रसाद केस में 51 में। आर्टिकल 13 और 368 को यहाँ पे बदलता है और यह डिक्लेयर कर देता है कि पार्लियामेंट जो है भैया सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसके पीछे कुछ नहीं है, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन सामने पास रखिए। तो यहाँ पे पार्लियामेंट अपनी पावर को दिखा के ये कहता है कि जी हाँ, पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट्स को हटा सकता है, बदल सकता है अंडर आर्टिकल 368, और सच एन एक्ट विल नॉट बी ए लॉ। ऐसा कोई एक्ट कोई लॉ में नहीं आता है, आर्टिकल 13 में नहीं आता है, 368 में आता है, और हम इसको कभी भी एब्रीज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। ऐसा चीज़ें यहाँ पे बोल देता है। ये कितनी बड़ी बात है, आप लोग इसको समझिए। अगर पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दिया जाए तो क्या यह डेमोक्रेसी रही? अगर हम पार्लियामेंट को अपने देश के अनलिमिटेड पावर दे दिए तो हम कहीं ना कहीं रसिया की तरह, किम जोंग उन की तरह, या फिर चाइना की तरह हमारी देश नहीं हो जाएगी। हम लोगों का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है, यह इसकी डेमोक्रेसी इतनी ब्यूटीफुल बाबा साहब जी ने बनाई है कि इसको कहीं ना कहीं आप हर तबके के लोगों को एक इंडिविजुअल की फ्रीडम्स को लेके, उसकी रिलीजन्स को लेके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट समानता संविधान के आसपास नहीं होगी, ऐसी उन्होंने सोच के बनाई है। और यहाँ पे जितने भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, प्लेस, जहाँ के भी लोगों या यहाँ पे अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सकें, ऐसा सोचकर बनाया गया था। अब यहाँ पे पार्लियामेंट तो अपनी चीज़ों को बताया, लेकिन जो पार्लियामेंट ने बताया उस चीज़ को अब जुडिशरी की बारी आती है कि जुडिशरी कैसे सही करेगी। अब आगे देखते हैं। बात निकल के आती है तीसरा केस, केशवानंद भारती केस, जो लैंडमार्क जजमेंट देता है और हिला के पूरी की पूरी कंट्री को रख देता है। इतनी स्ट्रांग ये जजमेंट है कि वो 1973 में हिला करके रख देता है। क्या था ये जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को जो गोलकनाथ केस में बोलता है उसको भी ओवर रूल्ड कर देता है 1967 वाले में, और 73 में ये अपना चीज़ें बताता है सुप्रीम कोर्ट कि वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, जो उसकी वैधता है 24वें अमेंडमेंट एक्ट की 71 वाली, वो क्या है? एंड स्टेटेड दैट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, उसकी वैलिडिटी को तो बरकरार रखता है, अफेड करता है कि वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट उसको बरकरार रखता है। और पार्लियामेंट को कैसी चीज़ें बोलता है ये कि पार्लियामेंट के पास शक्ति है भैया टू अप्राइज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, आप ले लीजिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप करिए, हमें नहीं कोई दिक्कत है, करिए आप फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हैं। सेम टाइम उसी समय क्या लेके आता है, एक न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी लेके आता है जिसका नाम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, यहीं से वो चीज़ें निकल के आती हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें सोच के लाता है वो कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट को हिला देता है, पार्लियामेंट को हिला देता है, देश को भी हिला देता है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अब देखिए, ये जुडिशरी जो है लेके आती है न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस लेके आता है और कहता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पार्लियामेंट के अंदर अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। आप अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये क्या बोला है। मतलब अगर आप पार्लियामेंट में बैठे हैं और आप कोई चीज़ें अमेंड कर रहे हैं तो ठीक है, आप अमेंड करिए। आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर रहे हैं, ठीक है, अमेंड करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन परंतु किंतु बंधु क्या
कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है वह नहीं बदलना चाहिए किसी भी कीमत पर। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं बदलना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रीज और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब देखिए, अब वो पार्लियामेंट ये जुडिशरी क्या कहती है कि यहाँ पे आप बदल नहीं सकते वो चीज़ें जो कि फंडामेंटल राइट्स के रूप में बेसिक स्ट्रक्चर को हमने बता दिया। अब वहाँ पे तो वो बता दिए, लेकिन क्या अगर क्वेश्चंस आता है कि फंडामेंटल राइट्स चेंज करा जा सकता है, तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट चेंज करा जा सकता है, लेकिन अभी भी वही चीज़ें हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ब्रीच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं बदल सकते। आप उसमें अल्टर करिए, अमेंड करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जुडिशरी को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं बदलनी चाहिए। ऐसा चीज़ें फंसा के लाता है, यानी उल्टा कान पकड़े नहीं, सीधा कान पकड़ लीजिए, कैसे भी पकड़ के कान पकड़ना ही है यहाँ पे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ये जो है रीएफॉर्म करता है किस केस में और अप्लाई करता है किस में? इंदिरा नेहरू गांधी का जो केस आता है 1975, यह किस में कौन सा केस है कि प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ द लोकसभा यह जुडिशरी से बाहर हैं, इनको कोर्ट में नहीं देखा जा सकता। अब बताइए, इतना स्ट्रांग चीज़ लेके आ गए ये 75 में, तो ये क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट कर देता है इसको। जब ये 75 में लेके आती हैं इंदिरा गांधी जी, तो 75 में इसको इनवैलिडेट कर देता है, यानी इसको नल एंड वाइड कर देता है। इस एक्ट को, इस प्रकार के सिस्टम को नल एंड वाइड कर देता है जुरिडिक्शंस। अब ये जुरिडिक्शंस क्यों करता है कि क्योंकि जुरिडिक्शंस की भी अपनी एक पावर है, लेजिस्लेशंस की भी अपनी एक पावर है, एग्जीक्यूटिव की भी अपनी एक पावर है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर हम लोग देख रहे हैं। अगर सेपरेशन ऑफ पावर को आप इंटरमिंगल करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, तो जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट के वो कैसे रन करेंगे, जो भी देश का रूल्स रेगुलेशंस बन रहा है वो कैसे चलेगा। इस प्रकार से एक दूसरे के फील्ड में जाके कोई भी लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे चीज़ें निकल के आई। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन पार्लियामेंट इस चीज़ को जो सुनता है कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट पुनः रिएक्ट करता है। चुप कहाँ रहने वाला है भाई? हम ये कहता है कि मैं पार्लियामेंट में हूँ, मैं पावरफुल हूँ, जुडिशरी कहती है हम चीज़ें देखेंगे कि आप कितने पावरफुल हैं और क्या बदलना है, वो हम देखेंगे ही देखेंगे। तो यहाँ पे पार्लियामेंट रिएक्ट कर रहा है किसको? जुडिशली इनोवेटेड डॉक्ट्रिन को। अब देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट रिएक्ट करता है किसको? जुडिशली इनोवेटेड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर by enacting 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ लेके आ जाता है। यहाँ पे आप सुनेंगे तो कहेंगे क्या चीज़ लेके आया। दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 368 और अमेंड करने के बाद इसको डिक्लेयर करता है क्या कि देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी भैया, मैं अगर पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं पार्लियामेंट में हूँ, तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का इतना शक्ति है कि कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है। ये बोलते हैं कौन? पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट वाले बोलते हैं। पार्लियामेंट बोलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट की कोई लिमिटेशंस नहीं है और नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चंस। कोई भी हम अमेंडमेंट देश के लिए करते हैं तो यह पूछा नहीं जा सकता किसी भी ग्राउंड पे, एनी ग्राउंड पे। इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ लेके आती हैं कौन? इंदिरा नेहरू गांधी। देखिए भाई साहब, इसके बाद देश में हो जाती है क्या? इमरजेंसी, घनघोर इमरजेंसी लगा देती हैं। अब इंक्लूडिंग क्या? कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल है, चाहे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करे, चाहे किसी को ब्रीच करे। 47 अमेंडमेंट एक्ट लेके आती हैं और इसमें ये बोलती हैं कि भैया पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, ये कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे फंडामेंटल राइट से इससे कुछ भी मतलब नहीं है। लोगों का, अगर सिंपल सी बात मैं कहूँ तो लोगों का जो राइट्स है, जो ह्यूमन राइट्स है, जो सिविल राइट्स है, जो पॉलिटिकल राइट्स है, सारा का सारा आप ब्रीच कर देंगे क्या? ये तो बिल्कुल असंभव है, ये तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो डेमोक्रेटिक
कंट्री में अगर ऐसी बातें आप लेके आ रहे हैं अमेंडमेंट करके, तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आप सुप्रीम हैं, आप टोटलिटेरियन गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण ये सारी चीज़ें इशू पैदा हो जाती हैं। किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम पे ही क्वेश्चंस उठने लगे तो वहाँ पे समझ लीजिए कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी है, देश में लोगों को राइट्स है, वह डिग्रेड होने जा रहा है, वह नीचे जाने को है। ऐसी चीज़ें लेके आती हैं। अब फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चुप थोड़ी बैठेगा, ये भी लड़ने को तैयार है भाई। अब आगे देखिए कितने मज़े आते हैं ये टॉपिक पढ़ के, पूरा का पूरा दिमाग फ्रेश हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल्स का केस आता है 1980 में। यह केस इतना इम्पोर्टेंट है, और केशवानंदा भारती केस भी दोनों इम्पोर्टेंट है। ये दोनों केस स्टेट पीसीएस में तो कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं। आपके यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक रहता है फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। यहाँ पे क्या इनवैलिडेट कर देता है सुप्रीम कोर्ट कि यह जो प्रोविजन आप लेके आए हैं इट एक्सक्लूडेड, भैया ठीक है, प्रोविजन जो लेके आए हैं इट लाए हैं आप, लेकिन इट एक्सक्लूडेड जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू विच इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, आप पार्लियामेंट हैं, हम हैं जुडिशरी, आप ये चीज़ें लेके आए, लेकिन हम इस चीज़ को देख रहे हैं ना कि आप क्या लेके आ रहे हैं। तो हमारी जो जुडिशियल रिव्यू पावर है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है पहले वो देख लीजिए, कई लोगों को नहीं मालूम होगा। तो जुडिशियल रिव्यू ये है कि मैं रिव्यू करूँगा, मैं देखूँगा, मैं चेक करूँगा कि वेदर योर एक्ट इज़ वैलिड और इनवैलिड, वह देश के हित के लिए है या सही है या गलत, रूल के अनुसार है या नहीं है, वह ह्यूमैनिटेरियन के लिए है, वेलफेयर के लिए है कि नहीं। ये सारी चीज़ें मैं जुडिशियल रिव्यू में चेक कर लूँगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए वो कहता है कि ये जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड कर देता है, जुडिशियल रिव्यू को आप इसमें नहीं ला सकते। 42nd अमेंडमेंट जब करते हैं ये, उसी के आसपास ये जुडिशियल रिव्यू को बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल्स केस में 1980 के, ये उससे बाहर है भैया। यहाँ पे कोर्ट क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस हैड कन्फर्म अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑन पार्लियामेंट। यहाँ पे ये भी बात बोल देता है और क्लियर कर देता है, देखो भैया अपने औकात में रहो, ज़्यादा कूदो नहीं। क्यों? क्योंकि जो बाबा साहब जी ने बनाया है ना, वो बहुत सोच के बनाया है, और लिमिटेड पावर दी गई है आपको। आप यहाँ पे कोई शहंशाह नहीं है, न राजा का राज है, न यहाँ पे रानी का राज है, यह है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए हैं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशंस में, उसी को फॉलो करिएगा। तो उनको याद दिलाता है जुडिशरी कि यह लिमिटेड अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर द एक्सरसाइज ऑफ द लिमिटेड पावर इन लार्ज। अगर आपको लिमिटेड पावर दिया गया है तो आपके पास जो इन लार्ज, जो अधिक पावर दिया गया है, उसको आप एब्सोल्यूट नहीं बना सकते। कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करता है, एब्सोल्यूट पावर। मीन्स टोटलिटेरियन की तरफ मत जाइए, डेमोक्रेटिक की तरफ ही रहिए, यहाँ पे सीधे मेंशन करता है। फिर केस एक बार निकल के आती है वमन राव केस 1981 में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या एडेयर करता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और क्लेरिफाइड करता है क्या, इट वुड अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्टेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973। ये वही डेट है जो डेट को केशवानंदा भारती का केस यहाँ पे निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस इससे आए। यहाँ पे सीधे बोलता है वमन राव 1981 में केस में कि क्लियरिफाई करता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24 अप्रैल 1973 के बाद से ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। अब आगे देखते हैं क्या क्या एलिमेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक अपने अपने इन तीनों केसों में और भी कई केसों में जो बोला है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुप्रीम कोर्ट येट टू डिफाइन और क्लेरिफाई, अभी भी बहुत सारी चीज़ों को वह कहता है कि हमने नहीं बताया हुआ है, हम समय समय पे
टाइम टाइम पे आपको बताते रहेंगे। आप अमेंडमेंट तो लाइए, चिंता की बात नहीं है। पार्लियामेंट वाले भाई आप अमेंडमेंट लाइए, जुडिशरी वाले भाई और चाचा लोग बैठे हुए हैं चेक करने के लिए कि गलत कहाँ जा रहे हैं, अच्छे कहाँ जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, जुडिशियल पावर कम से कम दिया गया है, लोगों का राइट्स तो नहीं मरेगा। हमारा देश इतना अच्छा है। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ऐसी चीज़ें लेके आई हैं और इमर्ज्ड आउट होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। जो बाबा साहब और लोगों ने मिलके हमारे देश का संविधान निर्माण करा है वह सबसे सुप्रीम मानी गई है। ये सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बोली गई है कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऊपर है, इसको फॉलो करना पड़ेगा किसको, जुडिशियरी को भी, जनता को भी, पार्लियामेंट को भी। ऐसी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। सवरेन होनी चाहिए हमारी जो सिस्टम होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक होनी चाहिए, सेकुलर कैरेक्टर होनी चाहिए, इसकी सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो कि पहले मैं बताया। फेडरल कैरेक्टर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशंस में, सेंटर और स्टेट और लोअर चीज़ें में, वो चीज़ों में जो फेडरल कैरेक्टर होना चाहिए वो दिखना चाहिए सेंटर और स्टेट में। यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट नहीं हटानी चाहिए आपको, जुडिशियल रिव्यू नहीं हटा सकते, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल नहीं हटा सकते, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं हटा सकते, रूल ऑफ लॉ नहीं हटा सकते, हार्मोनी बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को नहीं हटा सकते, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये हट जाए तो किसी भी कंट्री में सारी चीज़ें डिमिनिश हो सकती हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए भाई, तभी तो जुडिशियल रिव्यू करेगा वो। लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सारी चीज़ें उसने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। इफेक्टिव एसेस टू जस्टिस होनी चाहिए, जल्द से जल्द जस्टिस मिले। प्रिंसिपल अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन आर्टिकल के तहत जो मौजूद है 32, 136, 141, 146 ये होना चाहिए। हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है 226 और 227 में। ये सारी चीज़ें जो निकल के आती हैं आपको, वह क्या करता है, ये आपके संविधान को बहुत हद तक मरने से बचाता है। नहीं तो इंदिरा गांधी के समय में जो चीज़ें हुई थी वह अब तक हम लोगों की परिस्थिति कुछ और ही हो चुकी होती। लेकिन थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि हमेशा लोगों की रक्षा करता है, संविधान की रक्षा करता है और देखता रहता है कि कहाँ कोई गलत जा रहा है, कहाँ कोई सही जा रहा है। ये केशवानंदा भारती केस इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसको मैंने आपको यहाँ पे एक जिस्ट दे दिया है। तो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो आपको अपलोड करता हूँ आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।